Hello everyone, welcome back. Today we'll have a small 10-15 minutes video wherein we'll be taking up the RTP questions. CA फाइनल मई 2017 की CA इंस्टीट्यूट ने जो RTP पब्लिश की, उस RTP में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 EPS के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी ओपनड अप. क्वेश्चन नंबर 6 में there have been a lot of queries which have been coming from students across the country in terms of how this calculation has been done. A lot of students also have some other notion. In fact, discussion with a lot of students actually came out to the conclusion that some students also have some differences in terms of the concepts which are and which should be. So what we'll do is AS20 का ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 EPS के ऊपर है, इसको हम डिस्कस करेंगे. YouTube पे हमारे कंसोलिडेशन के रिवीजन वीडियोस को लेक्चर नंबर 2 अगेन वी गॉट इक्वली गुड रिस्पॉन्स एज लेक्चर 1. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ऑल्सो. प्लस कुछ स्टूडेंट ने इनफैक्ट उसमें कमेंट्स भी दिए विच आई एक्चुअली गॉट अ चांस टू रीड ऑल ऑफ देम. तो पीपल हैव गिवन कमेंट्स, जिसमें एक ने कहा है कि सर आरटीपी के क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, गारंटी है कि 50 मार्क का तो वहीं से आएगा. चलिए, तो सीए बनने का एक नया तरीका मिल गया अब हम लोगों को. बट नेवरदलेस AS20 एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के क्वेश्चंस, हिस्टोरिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के क्वेश्चन सीए फाइनल के अकाउंट्स एफआर के पेपर में भी पूछे गए हैं और ऑडिट के पेपर में भी पूछे गए. मई 2003 में 16 मार्क का एक सवाल पूछा गया था ईपीएस के ऊपर. अदरवाइज आप नॉर्मली देखें तो 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन नॉर्मली ईपीएस AS20 के ऊपर आता है, जब भी आता है. आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम, बट व्हेनेवर इट कम्स. In that sense, because RTP का question, it is very important and relevant, and not just relevant and important for this exam, even for the subsequent attempts. चलिए, coming down to the particular question AS20, I am actually opened up this particular RTP. RTP का पेज नंबर 65 है, जिसके सामने आपका क्वेश्चन रखा हुआ है. वहां से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. Accounting Standard 20, question number 6. From the books of Bharti Limited, following information is available on 1st April 2015 and 1st April 2016. जैसा कि मैंने आपको बताया था, वी शुड नेवर हरी अप इन रीडिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन को हमें आराम से चबा चबा के खाना चाहिए. वी शुड नेवर ड्रिंक द क्वेश्चन क्विकली. वी शुड एक्चुअली ईट इट वेरी स्लोली. वी विल, व्हेन वी राइट द आंसर, देन वी विल एक्चुअली शो आवर स्पीड. आई ऑलवेज से दैट जब भी आप क्वेश्चन पढ़े, डेट खास तौर पे ध्यान में रखें. ऐसे भी डेट अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वी शुड नॉट मिस ऑन द डेट्स. ऐसे ही सीए स्टूडेंट को डेट सिर्फ क्वेश्चन में ही मिलती है. 1 अप्रैल 2015 और 1 अप्रैल 2016 देख के ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन 2015-16 और 2016-17 2 सालों से रिलेटेड होगा. क्वेश्चन में आपको दिया गया इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख. नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड इज इट सेज इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 1 लाख एंड इट डज नॉट मेंशन रुपीज. दैट मींस दीज आर ऑल नंबर्स. Partly paid equity share of ₹10 each, ₹5 paid up. These are also numbers. तो हमारे 2 शेयर्स हैं, एक 10 रुपए का फुल्ली पेड अप और एक 10 रुपए का 5 पेड अप. ये दोनों तो हमारे बेसिक ईपीएस में ही काउंट हो जाएंगे. ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग, ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अगेन वुड बी अ पार्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, तो दे वुड बी यूज्ड इन डाइल्यूटेड ईपीएस. एक्सरसाइज प्राइस 60 फॉर 1 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच. एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ड्यूरिंग बोथ द ईयर इज 75. और ऐसे 10,000 ऑप्शन है. अपन क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ऑप्शन के बदले में एक इक्विटी शेयर है, तो हम ये कहेंगे कि 10,000 ऑप्शंस और 10,000 ऑप्शन के बदले में 10,000 इक्विटी शेयर्स. ऑप्शंस के बारे में आपको पता होगा कि ऑप्शन जब तक एक्सरसाइज नहीं होते तब तक सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस में काउंट किए जाते, और डाइल्यूटेड ईपीएस में हम ऑप्शंस पूरे के पूरे कंसिडर नहीं करते. डाइल्यूटेड ईपीएस का बेसिक फंडामेंटल ये होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स मेरे बढ़ेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट में मेरी अर्निंग उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगी जो आज मेरा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर है. या नंबर ऑफ शेयर्स मेरे बढ़ेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो फंड्स मेरे आएंगे वो उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेंगे. हम लोग जब ईपीएस क्लास में डिस्कस करते हैं तो हम नॉर्मली पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स जो डाइल्यूटेड ईपीएस का कारण बनते हैं उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक कैटेगरी ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर होती है कन्वर्टेबल डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर.
जिसके कन्वर्जन से थोड़ा हमें पोस्ट टैक्स सेविंग यानी न्यूमरेटर थोड़ा बढ़ता है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ती है क्योंकि ब्याज या प्रेफरेंस डिविडेंड बचता है, और दूसरी तरफ हमारा डिनोमिनेटर बढ़ता है क्योंकि डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंड कैटेगरी होती है जिसमें न्यूमरेटर चेंज नहीं होता लेकिन उसमें फंड्स आते हैं, जिसका मतलब हुआ ऑप्शंस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, कॉल्स इन अरियर्स वाले शेयर्स। इसमें क्या होता है, ऑप्शंस के केस में आपको 75 रुपए के शेयर के बदले में सिर्फ 60 रुपए मिलेंगे, यानी पैसा मिलेगा आपको 60 लेकिन शेयर जाएगा 75 का। इसका मतलब 15/75 के कंसिडरेशन के शेयर्स आपके इश्यू हो रहे हैं बट उसके बदले में आपके पास फंड्स नहीं आ रहे। याद रखना ये ऑप्शंस में 15/75 के शेयर इश्यू हो रहे हैं, बदले में कैश नहीं आ रही है बट अदर कंसिडरेशन आ रहा है। ये बोनस नहीं है, बोनस में हमें कोई कंसिडरेशन ही नहीं मिलता है। यहां पे ईसॉप्स में हम उससे कंसिडरेशन बाय मींस ऑफ हिज सर्विस ले रहे होंगे, इसलिए इसे हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स में लेते हैं और बोनस को हम बेसिक ईपीएस में ही कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शंस विल बी ट्रीटेड अंडर डाइल्यूटेड ईपीएस बिकॉज you get some consideration, but the problem is you are issuing shares of 75 at 60 rupees, तो 15 rupees आपको क्या है कैश में नहीं मिल रहा। हो सकता है आप उतने की सर्विसेज एम्प्लॉय से ले चुके हो, आपने जब उसे रिक्रूट किया होगा तो आपने उसे कहा होगा कि हम तुझे 15 रुपए कम पे शेयर्स दे रहे हैं, इसके बदले में शायद आपने उसकी तनख्वाह कम की होगी, तो आपने उतने की सर्विस उससे ले ली है। तो ये जब ईसॉप इश्यू होंगे तो ये हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ाएंगे ज्यादा से, पर फंड्स आएंगे कम। जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर में कंसिडर करते हैं। तो इस लॉजिक से ये 10,000 पे हमें पैसा कितना मिलेगा, वील बी गेटिंग 60 रुपीज आउट ऑफ 75, यानी कि हमें क्या नहीं मिलेगा 15 रुपए आउट ऑफ 75, विच एसेंशियली वुड मीन टू 2000 शेयर्स विच आई विल ट्रीट एज पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। दोस्तों अपन इसका एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली अभी आपका ऑब्जेक्टिव पहले क्या है, और ऑब्जेक्टिव फर्स्ट इज टू क्विकली जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर योर एग्जाम्स, आई एम जस्ट डूइंग इट क्विकली। नेक्स्ट, तो ये हमारा एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर हो गया जो डाइल्यूटेड ईपीएस के हमारे कैलकुलेशन में आएगा। सेकेंड, 10% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, ये दूसरा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है जिसपे 10% है। कन्वर्जन रेशियो टू इक्विटी शेयर फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है आपको, 80,000 वापस से नंबर से। ये प्रेफरेंस शेयर हमारी पहली कैटेगरी का हो गया। मैंने बताया था आपको 3 कैटेगरी होती है, एक जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर कन्वर्ट होने पे कुछ पोस्ट टैक्स सेविंग्स देते हैं, न्यूमरेटर बढ़ाते हैं और डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं। दूसरा जिसमें हमारे पास कोई फंड्स आते हैं पर हमारी सेविंग्स नहीं बढ़ती, यानी प्रॉफिट्स नहीं बढ़ते लेकिन कुछ पैसा आता है पर शेयर ज्यादा के जाते। एक तीसरी कैटेगरी होती है वारंट्स, जिसमें ना तो आपके पास फंड्स आते हैं ना ही आपका कोई न्यूमरेटर में इंप्रूवमेंट होता है, यानी वारंट्स के ये शेयर बनने पे सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, ईपीएस का डिनोमिनेटर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, लेकिन ना तो आपकी सेविंग्स होंगी ना ही आपके पास कैश आएगी। चलिए, तो वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दोस 3 कैटेगरीज दैट आई प्रिज्यूम यू मस्ट बी नोइंग, वी जस्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। कन्वर्जन रेशियो आपको दिया हुआ है 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच डिबेंचर एंड 10,000 इज द नंबर। तो दोस्तों एक तरह से हमारे पास 10,000 के ऑप्शंस हैं और 10,000 के नंबर्स के डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर हमारा 100 रुपए का है, प्रेफरेंस शेयर हमारे ज़्यादा है थोड़े, 80,000 के 100 रुपए के, इस पे 10% है और 12% डिबेंचर पे हमारा इंटरेस्ट है। कन्वर्जन रेशियो प्रेफरेंस शेयर का 2 है और डिबेंचर का 4 है। 1 अक्टूबर 2016, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 2 सालों का है, 15-16 और 16-17। 1 अक्टूबर 2016 मेरे हिसाब से किस साल में आएगा, इसमें हिसाब क्या है सर, वो तो सेकेंड ईयर में ही आएगा, 16-17, यानी 1 अक्टूबर 2016, इसका मतलब सेकेंड ईयर। इसका मतलब सेकेंड ईयर में जो पार्टली पेड शेयर्स थे हमारे वो फुल्ली पेड अप हो गए। ये पार्टली पेड कौन से होंगे, शेयर्स जो हमने 10 रुपए के फेस वैल्यू के 5 रुपए पेड अप पे इशू किए। 1 जनवरी 2017, ये भी सेकेंड ईयर ही है। कंपनी इशूड 1 बोनस शेयर फॉर 8 शेयर्स हेल्ड ऑन दैट डेट, बहुत बढ़िया। और यही सबसे बड़ा हमारा क्या है डिस्कशन का मुद्दा है और कारण। बोनस शेयर हमने इशू किया है 1:8। बोनस किस पे दिया गया होगा, दैट इज समथिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन।
वहीं पर मेजॉरिटी स्टूडेंट गड़बड़ कर रहे हैं और वहीं पे आंसर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के गलत आ रहे हैं. Whosoever is as such asking those kind of doubts. Now let us talk about न्यूमरेटर. नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. बहुत बहुत धन्यवाद आईसीआई, आपने सीधे हमें अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकाल के दे दी. कृपा हो आपकी. नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं दिया, नहीं तो फिर उससे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो और उसके बाद क्या कैलकुलेट करो, इक्विटी को कितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा. 31/3/17 और 31/3/16, 1/4/15, 1/4/16, साल खत्म हुआ 31/3/16, 31/3/17, 10 लाख. बहुत बढ़िया, दोनों साल में 10-10 लाख ही है. चलिए, टैक्स रेट आपको 30% दिया है, ये हमारी इनकम टैक्स की रेट है. क्वेश्चन में मुझे डीडीटी कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब याद रखें कि इसका एक नोट लगाना होगा आंसर में आखिरी में, दैट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नो एडजस्टमेंट हैज बीन गिवन फॉर डीडीटी. सर अज्यूम नहीं कर सकते क्या डीडीटी? हमको तो मालूम भी है सर 15% है, फिर सरचार्ज लगता है. इफेक्टिव रेट भी हम निकाल सकते हैं आफ्टर एडिंग 15%, 10%, 3%. बॉस ये टैक्स का पेपर नहीं है, अकाउंट्स का पेपर है. टैक्स रेट जो दिए वही लें, जो नहीं दिए नोट लगा दें, नॉट अवेलेबल इग्नोर्ड. ईपीएस निकालना है अपने को, ईयर एंडिंग 31/3/17 और 31/3/16. ठीक बात है, 2 साल का ईपीएस निकलेगा, 16 और 17 का. और हमें डाइल्यूटेड ईपीएस भी निकालना होगा दोनों साल का. ऑब्वियस सी बात है, बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों आएंगे. तीसरा क्या बोलते हैं, एडजस्टेड ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर 31/3/16. ये बेसिकली क्यों एडजस्ट होता है तो आपने सुना होगा, पैरा 22 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 says that whenever bonus shares are issued, due to bonus share there is a requirement to restate basic and diluted EPS of previous periods reported. इसका मतलब ये हो गया कि 2015-16 के 2 EPS निकलेंगे. एक 15-16 में जो हमने 15-16 का निकाला था, और एक 16-17 में हमें 15-16 का रीस्टेट करना होगा आफ्टर कंसिडरिंग द बोनस शेयर्स. तो टोटली हमें देखा जाए तो 3 ईपीएस के कैलकुलेशन करना है. 16-17 में 16-17 का और प्रीवियस ईयर का रीस्टेट 15-16 का, एंड 15-16 में 15-16 का. तो 3 into 2 बेसिक प्लस डाइल्यूटेड, आंसर हमारे टोटल 6 ईपीएस निकल के आएंगे. चलिए, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है? So I don't think there is a problem in terms of solving the question. You obviously know the logics. Chale, what I'll do is I'll just quickly start solving the question, also telling you small in brief wherever whatever concepts are incorporated. सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के. इस तरह का सवाल जिसमें आप देखेंगे प्रैक्टिकली 3 बेसिक ईपीएस के एडजस्टमेंट है और 3 पोटेंशियल इक्विटी शेयर. बेसिक में एक तो आपके नॉर्मल शेयर्स हैं, एक पार्टली पेड अप शेयर्स हैं और एक आपके बोनस शेयर्स. पोटेंशियल इक्विटी शेयर में 3 है, ऑप्शंस, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स. और फिर उसमें आपको 3 ईपीएस निकालना है, बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों. ऐसे लेंथी क्वेश्चन में नॉर्मली आई डोंट प्रेफर द टेबल अप्रोच. टेबल अप्रोच मेरे लिए बहुत बढ़िया है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आंसर निकाल के आपको दे दूंगा, आपको लगेगा भी कॉम्पैक्ट है. बट आप एग्जाम में टेबल अप्रोच से क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने खूब प्रैक्टिस करी हो इस तरह की क्वेश्चन की, अदरवाइज परफेक्ट टेबल बनता नहीं. फिर टेबल बनाने में कई बार रोज और कॉलम सोचने में इतना टाइम लग जाता है, उतने समय में क्वेश्चन हो जाएगा. आई वुड नॉर्मली सजेस्ट इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्या करें, दिमाग ही ना लगाएं क्या टेबल बनाना है. क्विकली व्हाट यू कैन डू इज, बिकॉज यू मे नॉट हैव ट्राइड सच क्वेश्चंस इन बल्क. ऑब्वियसली हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस क्लास में खूब डिस्कस करते हैं. अगर आप कॉन्फिडेंट है टेबल बनाने में, आपको मालूम है कैसे बनता है जो अपन क्लास में यूज करते हैं, तो आप यूज करें. बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेरी familiar and not practice too much questions of accounting standards, not just AS20 in general accounting standards. उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लोग क्या करें, प्रैक्टिकली टेबल बनाने की बजाय बस क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते जाए. सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का, वी विल कैलकुलेट ईपीएस फॉर द ईयर 2015-16. सो सिंपल. Within this, let us first calculate the basic EPS for 2015-16. For 2015-16 basic EPS, let us first calculate the numerator, which is earning available to equity shareholder, जिसको हम लोग इश कहते हैं. अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हमको क्वेश्चन ने लकीली दोनों साल में 10 लाख रुपए दे रखी है.
तो 15-16 की हमारी अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हो गई 10 लाख. देन वील कैलकुलेट वेन्स विच इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. व्हेन वी गो टू वेन्स दोस्तों, आपको याद होगा कंपनी के 1/4/15 पे 1 लाख शेयर्स थे इन नंबर्स which were fully paid up. So they are equivalent to 1 lakh shares of 10 each and were outstanding for 12 months. यानी ये तो घुमा फिरा के 1 लाख का 1 लाख ही होगा. लेकिन कंपनी के 1/4/15 को 1 लाख और शेयर्स थे. 1 लाख ही थे ना भाई. हाँ, 1 लाख एंड 1 लाख, जिसमें सिर्फ 5 रुपए पेड अप था. पेड अप कैपिटल हो गया मेरा 5 लाख रुपए. मुझे कन्वर्ट करना है इसे 10 रुपए के शेयर में और ये साल भर आउटस्टैंडिंग रहे. टोटल 50,000. वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया मेरा 1,50,000. कूल. 1,50,000 का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए. Let us calculate the basic EPS, which will come out to 10 lakh rupees divided by 1,50,000. Oof, calculator. 10 lakh divided by 1.5 lakh. 6.67 per share. Cool. ठीक है. और सर बोनस तो लिया ही नहीं मेरे भाई. बोनस जनवरी 17 में आया है, यानी इसका इफेक्ट आएगा 16-17 में. शेयर्स फुली पेड जो पार्टली पेड थे वो भी 16-17 में हुए हैं, तो इसका भी इफेक्ट आएगा 16-17 में. यानी इनमें से किसी भी चीज का इफेक्ट अभी इस साल में नहीं आएगा. तो इस साल बेसिक ईपीएस तो प्लेन वेनिला है. यानी 8 मार्क के क्वेश्चन में अपना 6 आंसर निकालने में से ये एक आंसर तो सही बैठ गया. और इस एक सही आंसर के आपको क्या लगता है कितने मार्क्स मिलना चाहिए? आधा तो दे ही देंगे. सिंपल. डाइल्यूटेड ईपीएस. रोमांच तो अभी क्वेश्चन में शुरू होगा. 2015-16. दोस्तों, वी हैव अ टेक्निक. डाइल्यूटेड ईपीएस में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? द फर्स्ट स्टेप इज रैंकिंग ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स. और आइडियली हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑप्शंस में कितने पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं. वो क्योंकि मैंने वहीं कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ पे नहीं शो किया. इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं तो आई कैन फर्स्ट टेल दैट. ऑप्शंस में कितने पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं हम देखा था. 10,000 ऑप्शन है और इस पे हमें सिर्फ 15 रुपए की डिस्काउंटिंग की है, इसलिए सिर्फ 2,000 ही पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स माने जाएंगे. इसके बाद हम देते हैं रैंकिंग ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स. वो आपने सुना होगा. रैंकिंग देने का बेसिक लॉजिक ये होता है कि हम ये देखें कि कौन से पोटेंशियल इक्विटी शेयर सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव हैं. क्योंकि आपको पता होगा डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते समय सबसे पहले सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर से शुरुआत की जाती है. ऑप्शंस के कन्वर्ट होने से न्यूमरेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर पे पड़ेगा. If I say change in numerator upon change in denominator is the ratio will come out to be 0. Let us come to preference shares. Okay. 80,000 प्रेफरेंस शेयर. 100 रुपए का एक शेयर, 10% से एक शेयर पे 10 रुपए का डिविडेंड, तो 80,000 पे 8 लाख का डीडीटी आपको दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो 8 लाख रुपए से आपकी बचत होगी पोस्ट टैक्स डिविडेंड की. 80,000 इंटू 2, 1,60,000 रुपए से आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे. आई विल से 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में. आई एम जस्ट हरिंग अप अ लिटिल बिट. 10% preference share capital because you know this is your revision, you don't have too much of time. 10% preference share capital friends, what will happen in this particular case? हम simply 8 लाख निकाल चुके हैं. 10,000 शेयर, सॉरी 80,000 शेयर 100 रुपए के 10% से, और डिनोमिनेटर 80,000 शेयर्स के बदले में 2:1 से 1,60,000. The ratio will come out to be 5. Big ratio.
12% डिवेंचर हमने देखा था, 10,000 डिवेंचर हैं, 100 रुपये के 12% का ब्याज है, पोस्ट टैक्स 70% हो जाएगा, 30% टैक्स रेट है। तो ये काट पीट के आपका पेमेंट कितना आ जाएगा, 10,000 12 रुपये से 1,20,000 का 70%, 84,000। और 10,000 डिवेंचर हमने देखे थे, ऑप्शंस डिवेंचर दोनों 10,000 है। ये कन्वर्ट होंगे कितने में, 4 इक्विटी शेयर में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली 4। ये हो जाएंगे आपके 40,000। द रेशियो विल कम आउट टू 2.10। कूल, ये 2.10 का आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, रैंकिंग फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। फ्रॉम हियर वील कैलकुलेट द डाइल्यूटेड ईपीएस। आपको पता होगा डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है। डाइल्यूटेड ईपीएस की शुरुआत कहां से होती है, बेसिक ईपीएस से। बेसिक ईपीएस में आपका न्यूमरेटर कितना था, 10 लाख, डिनोमिनेटर कितना था, 1,50,000, ईपीएस था 6.67। सबसे पहले आप क्या लोगे इसमें, ऑप्शंस। ऑप्शंस में न्यूमरेटर कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये 2,000 से बढ़ेगा, ये हो जाएगा 10 लाख और ये हो जाएगा आपका 1,52,000। 10 लाख डिवाइड बाय 152, 6.579। फिर क्या लेंगे दोस्तों, डिवेंचर, उसकी रैंकिंग सेकंड थी। अपने को बताया डिवेंचर के कन्वर्जन से पोस्ट टैक्स सेविंग होगी 84,000, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे 40,000, ये टोटल हो जाएगा 10,84,000, ये हो जाएगा 1,92,000, and this diluted EPS would come out to 1084 divided by 192 is equal to 5.6458. And then we'll take preference share capital. सर ये बार बार ईपीएस क्यों निकालते हैं, किसी भी स्टेज में अगर मेरा ईपीएस क्या हो गया, अगर बढ़ गया तो फिर उस पोटेंशियल इक्विटी शेयर को डाइल्यूटिव माना जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप देखें तो प्रेफरेंस शेयर बाकी है। नॉर्मली देखो प्रेफरेंस शेयर का ये 5 है, ये 5 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये 5 है और ये 5 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इफेक्टिवली ये पोटेंशियली आप देखेंगे तो ये डाइल्यूटिव ही निकल के आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आप क्या करोगे, 8 लाख से न्यूमरेटर बढ़ेगा और 1,60,000 से आपका डिनोमिनेटर बढ़ेगा। तो 18,84,000 डिवाइडेड बाय 3,52,000, 5.35। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस वुड बी योर डाइल्यूटेड ईपीएस। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में हमारे सारे के सारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स क्या हैं, डाइल्यूटेड। तो 2 आंसर आ गए अभी हमारे। पहला आया बेसिक ईपीएस और दूसरा आ गया डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, तो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इज बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस हमने ये निकाल लिया। नाउ ईपीएस 2015-16, बेसिक ईपीएस 1, डाइल्यूटेड ईपीएस 2, 2 चीजें हमारी निकल गई। अगली चीज अब जो हम निकालेंगे दैट इज गोइंग टू बी बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर नेक्स्ट ईयर विच इज 16-17। So now let us calculate earning per share for 2016-17। चलिए, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे जो अब हमारा थर्ड आंसर होगा, बेसिक ईपीएस फॉर 2016-17। बेसिक ईपीएस में थैंकफुली क्वेश्चन ने हमको अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स दे रखी है, कितनी, 10 लाख। सेकेंड हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे कितने होंगे। इफ आई टॉक अबाउट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, आप देखिए सबसे पहले हमारे पास
First and foremost, if we talk about, we have 1 lakh shares which have been outstanding throughout the year. ठीक है ना दोस्त? तो 1/4/2016 से 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है और इसका पेड अप अमाउंट पूरा का पूरा 10 का 10 है. तो इसको वेटेड एवरेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना वेटेड एवरेज आएगा? 1 लाख 10 रुपए का फुल्ली पेड अप शेयर पूरे 12 महीने के लिए, यानी 1 लाख के 1 लाख शेयर्स. द अदर थिंग इज पार्टली पेड अप शेयर्स क्या हुए? फुल्ली पेड अप हुए. पार्टली पेड इक्विटी शेयर आप देखिए, जो हमारा 10 रुपए का 5 पेड अप था, ये 1 अक्टूबर 2016 को फुल्ली पेड अप हो गया, यानी कि 6 महीने बाद दिस वाज फुल्ली पेड अप. तो अब क्या करेंगे? हम बोलेंगे 1/4/2016 से 1 लाख शेयर्स पे 5 रुपए पेड अप थे, ये हो गए हमारे 5 रुपए के शेयर्स. इसको हम बोल सकते हैं दीज वर पेड अप फॉर फुल ईयर 50,000 शेयर्स. और 1/10/16 पे इन 1 लाख शेयर्स पे एडिशनल 5 रुपए और आ गए, यानी ये पेड अप रहे फॉर नेक्स्ट 6 months. This 6 months will come out to 25,000 shares. Effectively, partly paid up shares का weighted average number हो जाएगा 75,000 shares का. इसके बाद देखो दोस्तों, कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्ट हुआ है क्या? नहीं. क्वेश्चन में 3 पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है और आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस है. अगर आप देखोगे तो तीनों में एक भी ऐसा पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं है जो ड्यूरिंग द ईयर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हुआ. लेकिन बोनस जरूर आया है 1/1/2017 को, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 8 शेयर्स हेल्ड. अब सवाल ये उठता है कि बोनस कितना आया होगा. तो 1/1/2017 को अगर मैं बोनस शेयर्स की बात करूं तो मेरे टोटल 2 लाख शेयर्स थे, इन पे 1/8 का बोनस आया. फुल्ली पेड अप शेयर्स का ही बोनस होगा 10 का 10, और ये इफेक्टिवली हो जाएंगे हमारे कितने शेयर्स? 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 वुड कम आउट टू 25,000 शेयर्स. और ये 25,000 शेयर्स फुल ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग होते हैं, इसमें वेटेड एवरेज नहीं करते. Para 22 of Accounting Standard 20 says, in case of bonus, share split, clubbing of shares, in सभी cases में, the bonus shares are to be considered from the first day of the previous year reported or from the first day of the period reported. यानी आप जितने साल का EPS रिपोर्ट कर रहे हो वो सारे साल में आप मान लीजिए कि आपके बोनस शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे. यानी ये 25,000 शेयर तो आपको मानना पड़ेगा कि थ्रू आउट द ईयर आउटस्टैंडिंग रहे, यानी इसमें हमारे लिए डेट का कोई रेलेवेंस नहीं है. और जो अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपको जो समझना है वो ये है कि ये बोनस के साथ साथ सेबी की गाइडलाइंस कहती हैं दैट अगर आपके कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं तो उन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे भी आपको कंपल्सरली बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा. SEBI had issued a guideline named in the name of Security Exchange Board of India DIP guidelines, Disclosure and Investor Protection Guidelines 2000. उन गाइडलाइंस में अगर आप देखोगे तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स को भी बोनस शेयर देना होता है. उसका लॉजिक क्या होता है? आप सोचो, आप एक डिबेंचर इशू कर रहे हो 100 रुपए का और उसे आप बोल रहे हो 100 रुपए के डिबेंचर के बदले में हम तुम्हें 10 इक्विटी शेयर देंगे. हो सकता है उस दिन शेयर की मार्केट वैल्यू 10 रुपए रही हो. अब कंपनी अगले दिन बोनस ले आती है 1:1, तो शेयर की मार्केट वैल्यू 10 से कम होकर 5 हो जाएगी, राइट? अब शेयर की वैल्यू 10 से कम होके हो गई कितनी? 5. डिवेंचर होल्डर को आपने बोला था एक 100 रुपए के डिवेंचर के बदले में 100 शेयर, उस समय शेयर की वैल्यू थी 10, अब हो गई 5 क्योंकि आ गया बोनस 1:1 का. तो डिवेंचर होल्डर तो बन गए. डिवेंचर होल्डर ने बोला कंपनी ने तो हमको बना दिया, क्योंकि जब शेयर इशू किए थे या जब कन्वर्जन का ऑप्शन दिया था तब शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में कम थे और बोनस से डबल हो गए, तो प्राइस आधी हो गई, इसलिए उन्हें भी बोनस देना कंपलसरी. बट समझने वाली बात यह है कि सेबी की गाइडलाइन ये प्रोविजन सिर्फ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के लिए कहती है.
That means this provision is not applicable for convertible preference shares, neither is it applicable for ESOPs options. आप लॉजिकली डिबेट कर सकते हो कि यार ये प्रेफरेंस शेयर और ऑप्शंस के पास भी होना चाहिए, नहीं तो वो बेवकूफ बन जाएंगे, उन्हें वैसा फील आएगा. बट सेबी की गाइडलाइन आज की तारीख में सिर्फ कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज दैट इज लेंडर्स मनी. दे हैव अ राइट टू एक्सपेक्ट अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न. तो हमारे क्वेश्चन में बस यही सबसे इंपॉर्टेंट मैटर था, जिस कारण से स्टूडेंट के आंसर पॉसिबली गलत हो रहे थे. एटलीस्ट दैट इज द फीडबैक व्हिच आई गॉट. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू थैंक वन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली. She actually brought this particular thing on the very first thing which actually came up, because obviously हम class में discuss करते थे, there was no ambiguity in it, but then she actually shared some of her understanding. In fact class के कुछ notes वगैरह उन्होंने share किए, और उसमें उन्होंने बताया कि she was under a different impression. So maybe whatever were the reasons, whatever was उसकी अंडरस्टैंडिंग में इशू थे, या जो भी उसने पढ़ा या पढ़ाया, बट जो प्रॉब्लम सामने निकल के आई दोस्त वो ये आई कि स्टूडेंट्स सम ऑफ देम आर अंडर द इंप्रेशन दैट बोनस शेयर्स हमें कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इसी के साथ साथ में हर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को देना होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. गाइडलाइन सिर्फ डिवेंचर्स के लिए कहती है. आपका आरटीपी का आप सॉल्यूशन भी देखोगे, वो भी इन्हीं लाइंस पे बनाए गए. तो उस सेंस में प्लीज डोंट डू दिस एरर, बिकॉज इट्स एन आरटीपी क्वेश्चन, हेंस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन केस अगर आपने ये से फॉर एग्जांपल आपने कहीं से क्लासेस की हैं और आपको ऐसा बताया गया है कि हर केस में बोनस आता है, तो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज आरटीपी का आंसर देख के आपको रियलिस्टिकली समझ में आ जाएगा क्या सही है. उसके बावजूद भी अगर आपको चाहिए तो आई कैन शेयर द सेबी गाइडलाइंस विद यू, जिसमें ये चीज़ दी गई है अलॉन्ग विद द रेफरेंस पॉइंट्स ऑल्सो. एज यूजुअल आप लोगों के पास नंबर है मेरा. I'm just putting it once again. You can actually post just a WhatsApp on this particular number. I will share the SEBI guideline details with you just for your reference. However, you can also refer the RTP answer. चलो दोस्तों, इस पे आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर आप sarthak@fast-india.com पर ईमेल कर दीजिए. अब आप देखो डिबेंचर्स कितने हमारे. डिबेंचर्स आप देखिए 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 100 ईच. कन्वर्जन रेशियो इज 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच डिबेंचर, यानी 4 × 10,000. टोटल कितने? 40,000 शेयर्स आपको देना है. इन 40,000 शेयर्स पे आपको बोनस कितना देना पड़ेगा? 40,000 शेयर्स पे यू विल हैव टू गिव बोनस ऑफ 1/8. और 40,000 पे 1/8 से कितने शेयर्स का बोनस बन जाएगा? 10 रुपये फुल्ली पेड अप होंगे. दिस विल बिकम 5,000 शेयर्स फॉर फुल ईयर, यानी टोटल बोनस आपका 30,000 का हो जाएगा. अगर मैं इन सबका टोटल लगाता हूँ तो मेरा वेन्स का टोटल कितना आ जाएगा? सो माई टोटल ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विल कम आउट टू 1,75,000 और 30,000, यानी 2,05,000 शेयर्स. और इसी के आधार पे I'll be now able to calculate the basic earning per share. न्यूमरेटर हमारा 10 लाख है, क्वेश्चन में दिया हुआ है. डिनोमिनेटर विल बिकम 2,05,000. 10 लाख डिवाइड बाय 2,05,000 जैसे ही मैं करूंगा 4.878 मेरा आंसर आ जाएगा. तीसरा आंसर बेसिक ईपीएस 16-17 का. ठीक है, और 4.878 अब आंसर आ गया. ये मेरा बेसिक ईपीएस हो गया. अब अपन आ जाएंगे अगले डिस्कशन पे, विच इज डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर 2016-17. तो डाइल्यूटेड ईपीएस का कैलकुलेशन हमारा फोर्थ आंसर होगा 2016-17 का डाइल्यूटेड ईपीएस. लेट अस सी दिस नाउ. डाइल्यूटेड ईपीएस में वापस से अब हमें क्या देखना होता है? मैंने आपको बताया था पहले हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स. तो ऑप्शंस में हमने निकाल लिया है नंबर ऑफ पोटेंशियल इक्विटी. ऑप्शंस हमारे पिछले साल कितने थे? 2,000 शेयर्स. इस साल भी 2,000 शेयर्स ही रहेंगे. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों साल फेयर मार्केट वैल्यू 75 रुपये ही रही. अगर सेकेंड ईयर में फेयर मार्केट वैल्यू चेंज होती तो फिर ये कैलकुलेशन भी चेंज हो जाता. तो ऑप्शंस हमारे सेम है.
रैंकिंग ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, ये भी सेम ही रहेगी दोस्त, क्योंकि टैक्स रेट चेंज नहीं हुई है, रिटर्न्स चेंज नहीं हुए हैं, तो रैंकिंग 1 2 3 ही रहेगी। यानी कि फर्स्ट और सेकंड अब हमको वापस से एज सच वो दो स्टेप्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे क्या निकाल सकते हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स पे आप देखो रेशियो कितना आ रहा है, 5, और बेसिक ईपीएस हमारा आ रहा है 4.8। यानी आप देखना इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर तो एंटी डाइल्यूटिव ही निकल के आएगा। हालांकि ये जुगाड़ टेक्निक अपन एग्जाम में नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि अपन क्वेश्चन करते करते आंसर निकालते निकालते साथ साथ में अपन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअली हम जो आंसर निकाल रहे हैं वो सब सही है या नहीं। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ईपीएस। लेट अस स्टार्ट विद बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर 2016-17। न्यूमरेटर इज 10 lakhs, डिनोमिनेटर है 2,05,000, ईपीएस है 4.878। लेट अस ऐड द ऑप्शंस। ऑप्शंस में न्यूमरेटर कुछ भी नहीं बढ़ेगा, डिनोमिनेटर 2,000 से बढ़ेगा, 10 लाख का न्यूमरेटर, 2,07,000 से डिनोमिनेटर, वापस से निकालना होगा हमको 10 लाख डिवाइड बाय 2,07,000, 4.83। ये हमारा क्या आ जाएगा, डाइल्यूटेड ईपीएस आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ ऑप्शंस। ये हर स्टेज पे अपन क्यों निकालते हैं, मैंने बताया था चेक करने के लिए कि कोई भी हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर एंटी डाइल्यूटिव तो नहीं हो रहा है। जो आपको इस क्वेश्चन में देखना, प्रेफरेंस शेयर निकाल के दिखेगा। सर ऑप्शंस तो हमेशा ही डाइल्यूटिव होते होंगे, आप बोल सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में न्यूमरेटर बढ़ता ही नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ता है। इसलिए देखा जाए तो ऑप्शंस हमेशा क्या निकल के आएंगे, ऑप्शंस विल ऑलवेज बी डाइल्यूटिव ओनली। क्यों, क्योंकि किसी चीज में न्यूमरेटर नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो फिगर कम ही होगा, यानी आपका ईपीएस गिरेगा ही। इनफैक्ट ऐसी बात निकली तो एक किस्सा याद आ गया। सिटी बैंक का इंटरव्यू चल रहा था। हमारी एक सिस्टर कंसर्न है फास्ट करियर्स, आप लोग आपके सीनियर्स से बात करोगे तो यू विल डेफिनेटली नो अबाउट इट। भारत में आप यूँ समझ लीजिए कि 5 में से 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अप्लाई करते हैं अपनी एक साइट पे fast-india.com, where we provide placements to budding chartered accountants. Abhi last time we offered the highest all India placement of 25 lakhs in one of the FMCG giants to one of the CA finalists of the previous attempt, all India 10th rank, Maithili. She is from South. So after you become chartered accountant, you should actually register on our site fast-india.com, as all other our services, like in that sense, if you talk about, there's no fees or nothing which we charge from the students. आपका प्यार, आपकी मोहब्बत ही काफ़ी है। तो आप उसमें देखेंगे तो you'll find actually कि we do interviews for a lot of companies। तो सिटी बैंक के कुछ इंटरव्यूज चल रहे थे, कुछ साल पहले की बात है। उन्होंने they were offering at that point of time 15 lakhs of package, वही पैकेज आज 21 लाख का ऑफर करते। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में, क्या इंटरव्यू में ईपीएस का सवाल? बिल्कुल। आपको क्या लगता है सीए बनने के बाद आपके इंटरव्यू में आप किसी भी डोमेन पे चले जाओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे। यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का तो सवाल पूछना ही पूछना है उनको, ऑडिट का तो पूछेंगे नहीं अनलेस यू गो टू ऑडिट फॉर्म्स। तो उन्होंने सवाल पूछा कि कैन ऑप्शंस बी एंटी डाइल्यूटिव, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते समय क्या ऑप्शंस एंटी डाइल्यूटिव हो सकते? पहले तो स्टूडेंट ने सोचा कि यार ये कौन से एज का क्वेश्चन पूछा, फिर बोले कौन सा प्रोविजन। पीपल हु वर रियली एक्चुअली अपडेटेड विद इट ऑब्वियसली आंसर्ड कि ऑप्शंस कभी भी एंटी डाइल्यूटिव नहीं हो सकते। उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या ऑप्शंस एंटी डाइल्यूटिव हो सकते? स्टूडेंट्स ऑब्वियसली सेड दैट नो, दे कैन नॉट बी एंटी डाइल्यूटिव। एंड व्हेन वी वर हैविंग लंच, हम लोग नॉर्मली डिस्कस करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपने पूछे, आउट ऑफ आवर क्यूरियोसिटी, बिकॉज आई टीच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सो आई हैव एन आइडिया and also an interest to have those kind of questions. And that point of time when we were discussing, we actually realized कि options anti-dilutive हो सकते हैं सिर्फ एक केस में, in case of loss per share। अगर कंपनी लॉस में है तो ऑप्शंस एंटी डाइल्यूटिव हो जाएंगे, क्योंकि लॉस पर शेयर में जब आपका डिनोमिनेटर नंबर ऑफ शेयर से बढ़ेगा तो आपका लॉस पर शेयर कम हो जाएगा, और लॉस पर शेयर कम होना अच्छी बात है, यानी आपका ईपीएस खराब नहीं हो रहा है, सुधर रहा है। एनीवेज, तो किस्सा याद आ गया। खैर अभी किस्सों की बात नहीं करें सर, अभी तो ये समझाओ आप। डिबेंचर्स दोस्तों,
डिवेंचर्स में अब क्या करेंगे, तो हम सब कुछ पहले ही निकाल चुके हैं। डिवेंचर्स हमने न्यूमरेटर 84,000 से बढ़ाया था और डिनोमिनेटर 40,000 से। सर पर अब 40,000 से नहीं बढ़ेगा ना, अब तो हमारा डिनोमिनेटर 40,000 प्लस उस पर जो बोनस है उससे बढ़ेगा। नादान नादान स्टूडेंट, बोनस यहां नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो बेसिक ईपीएस में ही बढ़ चुका है। 40,000 में हम बोनस शेयर को ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम 2,05,000 में ऑलरेडी, ये देखिए ये 5,000 ऑलरेडी बोनस शेयर जो डिबेंचर्स पे देने वाले हैं वो बेसिक में ही ऐड हो गया है। तो डिबेंचर्स पे तो हम 40 के 40 ही लेंगे। तो 1084 डिवाइडेड बाय 247, 1084 डिवाइडेड बाय 247, 4.389 डाइल्यूटिव है। और अब आप देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंटी डाइल्यूटिव हो जाएगा 8 लाख अपॉन 1,60,000। न्यूमरेटर 8 लाख से बढ़ रहा है और 1,60,000 से डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो न्यूमरेटर 18,84,000 हो जाएगा और ये 4,07,000 हो जाएगा। 1884 डिवाइडेड बाय 407 would give you 4.629, which means it is increasing, hence these are anti-dilute. तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, दिस वुड बी आवर आंसर। हमारा चौथा आंसर आ गया डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर नेक्स्ट ईयर। सर आपको कैसे पता पड़ गया था कि प्रेफरेंस शेयर एंटी डाइल्यूटिव होगा? सर आपने आंसर देख रखा होगा ना इसलिए। हाँ सही बात है। एक्चुअली दोस्त, अपन जो रेशियो का टेबल बनाते हैं ना वो बनाते ही ऐसा है। ये जो अपन रैंकिंग का टेबल बनाते हैं, ये रैंकिंग के टेबल में जब हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके देखते हैं कि सबसे कम रेशियो जिसका है वो सबसे ज्यादा डाइल्यूशन देता है और सबसे ज्यादा रेशियो सबसे कम डाइल्यूशन देता है। तो आप देखो जब यहाँ पे ये 5 आया, इस 5 का मतलब क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का चेंज 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर पोटेंशियल इक्विटी शेयर पे 5 रुपए पर शेयर का रिटर्न है। अब अगर आपका बेसिक ईपीएस 5 से कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डाइल्यूशन नहीं देगा, ये तो सुधार करेगा, क्योंकि आपको इस पे रिटर्न देना है 5 और आप इक्विटी शेयर्स पे रिटर्न कितना दे रहे हो? 4 सपोज। तो जब ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर खुश होंगे, क्योंकि 5 वाली चीज 4 में कन्वर्ट हो रही है, तो 4 का रिटर्न बढ़ेगा 5 का कम, यानी इनके रिटर्न कम होंगे और इक्विटी शेयर के बढ़ेंगे, तो वो ईपीएस डाइल्यूट होने की बजाय कॉन्सेंट्रेट इंप्रूव होगा। तो वो हमें वहीं समझ में आ जाता है। पर एग्जाम में अपन ये लॉजिक सिर्फ लिख के नहीं बता सकते, इसलिए हमें पूरा सॉल्यूशन इस तरह से बताना पड़ता है। अब हमें रीस्टेटेड ईपीएस निकालना होता है। रीस्टेटेड ईपीएस यानी ईपीएस ऑफ 2015-16 इन 16-17 होता है आपके स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। जब आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाते हैं तो 2 कॉलम होते हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का आपका जो ईपीएस आता है, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस, ये एज इट इज प्रीवियस ईयर से उठ के नहीं आता है, इसे हमें यहां पे रीस्टेट करना पड़ रहा है। और रीस्टेट करने का कारण है बोनस शेयर्स। चलिए तब हम रीस्टेटेड ईपीएस निकालेंगे। तो रीस्टेटेड ईपीएस का कारण तो समझ लिया आपने, बोनस शेयर, तो बहुत सिंपल हो गया। बेसिक ईपीएस निकालते हैं। चलो पहले बेसिक ईपीएस क्या आएगा? तो 2015-16 में न्यूमरेटर 10 लाख ही था इश। डिनोमिनेटर कितना लिया था आपने पिछले साल? 1,50,000। इसमें बोनस जोड़ दो, कितना? 25 या 30। तो आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा 1,50,000 प्लस 30,000। दिस विल कम आउट टू 10 लाख अपॉन 1,80,000। 5.55। सिंपल। देखो शुरू में क्वेश्चन करने में बहुत समय लगता है ना, पहली बार में। उसके बाद आप देखोगे तो सेम फिगर्स आपके क्या होते हैं, आगे यूज होते जाते हैं। चलिए अब आते हैं अपन अगला ईपीएस निकालेंगे। आखिरी ईपीएस निकालना है हमको।
8 मार्क पूरे लेके आएंगे, 1 मार्क भी नहीं छोड़ेंगे। डाइल्यूटेड ईपीएस 15-16 का रीस्टेटेड, कुछ भी नहीं करना इसमें। डाइल्यूटेड ईपीएस में हम टेबल ही बनाते हैं। सर ये टेबल क्यों बनाते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस में, सीधे क्यों नहीं निकाल देते? तो सीधे तब निकालते अपन जब एक सिंगल पोटेंशियल इक्विटी शेयर होता है। एक से ज्यादा होते हैं तो अपने को स्टेप बाय स्टेप पोटेंशियल इक्विटी शेयर लेना होते हैं, ये देखने के लिए कि कोई एंटी डाइल्यूटिव तो नहीं। तो न्यूमरेटर आएगा आपका 10 लाख और डिनोमिनेटर 180 जिसमें 30,000 का बोनस शामिल है। 5.555 या 56 कर लेते हैं उसको, प्लस ऑप्शंस 2000 से 10 लाख 1,82,000, ये हो जाएगा आपका पूरा 10 lakhs डिवाइड बाय 182, 5.49। देन वील एड अप डिबेंचर, अब तो याद ही हो गया है, डिबेंचर में 84,000 40,000, 10,84,000 2,22,000, 1084 अपॉन 222, 1084 डिवाइडेड बाय 222, 4.88। ये 4.88 होने से अब आप देखो प्रेफरेंस शेयर अब आपका एंटी डाइल्यूटिव हो जाएगा 8 लाख और 160, क्योंकि उसका रेशियो 5 था और ये अपन 4.88 पे ऑलरेडी आ चुके। 18,84,000, 3,82,000, 1884 अपॉन 382। कैलकुलेशन में यहाँ पे इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आप समझ सको। कई बार क्या होता है हम पढ़ाते हैं, हम तो कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको नहीं समझ में आता कैलकुलेशन क्या हो रहे हैं। दैट इज आई यूज कैलकुलेटर ऑन द स्क्रीन ओनली। दिस इज 4.93, दिस इज मोर देन 4.88, हेंस वी विल से इट इज एंटी डाइल्यूटिव। हमारा आंसर आएगा ये। इसी के साथ दोस्तों आपके 6 आंसर आ गए। 8 मार्क का सवाल, 8 में से 8। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने क्वेश्चन में आपको एक नोट लगाने को कहा था। नोट में हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है दैट सिंस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज नॉट गिवन, नो डीडीटी हैज बीन कैलकुलेटेड ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड। और सेकंड हमें एक एक्सप्लेनेशन नोट लगाना है। एज पर सेबी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस, convertible debentures are eligible for bonus shares. Hence, bonus shares on such debentures 40,000 into 1/8, 5,000 are included in wins after issue of bonus। इस तरह से आपको नोट लगाना चाहिए। ये सब करने के बाद हम कहेंगे कि हमारा पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। ये हमारे 6 आंसर्स आ गए दोस्त। ऑब्वियसली आई डोंट थिंक यू विल हैव टू नोट दिस पर्टिकुलर थिंग डाउन बिकॉज आरटीपी में आपको आंसर दिया है। हालांकि आरटीपी में लिखने का उनका तरीका हो सकता है थोड़ा अलग हो अपने सॉल्व करने के तरीके से, वो सबके अपने अपने अलग हो सकते हैं। दिस इज आवर मेथड ऑफ डूइंग इट। समय बहुत लग गया क्या सॉल्व करने में, मैं समझाते समझाते सॉल्व किया। आपकी प्रैक्टिस अगर होगी तो सिर्फ पहला ईपीएस निकालने में समय लगा, उसके बाद तो सब फटाफट हो गए। अप्रोच से होते हैं। और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन कोई सिंपल छोटा सा क्वेश्चन नहीं था, बहुत सारे कैलकुलेशन थे। पॉसिबली अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द क्वेश्चंस विद मैक्सिमम कैलकुलेशंस। बोनस भी आ गया, पार्टली पेड अप शेयर्स भी आ गए, नॉर्मल शेयर्स भी आ गए और 3 तरह के आपके
पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स भी आ गए, उसमें भी 2 साल का ईपीएस और रीस्टेटमेंट के साथ। तो सो मेनी थिंग्स। 6 आंसर 6.67, पहला आंसर हमने निकाला। दूसरा आंसर हमारा आया डाइल्यूटेड ईपीएस 5.352, तीसरा आंसर 4.878, चौथा 4.389, पांचवा आंसर 5.56 और आखिरी 4.88। आखिरी में आपको एग्जाम में ये सारे आंसर एक जगह लिखना चाहिए, इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए और ऐसे सिस्टमैटिकली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Just before signing off, thank you very much. In fact, again, I really thought that this piece of information could be useful for us. One very important point before you actually sign off. I have shared the consolidation notes with all the students who have put in their mail IDs. Latest requests जो आजकल में maybe आई होंगी possibly वो अभी honor नहीं हो पाई हैं. In case if you have missed that and you want it, you please put a message again and then we'll make sure that tomorrow itself, in fact, as soon as possible, obviously before your exams, we'll possibly share those particular things with you. इसके अलावा I have given my number here along with the email ID. If you have any queries, I have kept myself free one day before the exams. So exam से एक दिन पहले I have kept time available. In case if you have any queries, you can put in me your WhatsApp. I'll be more than happy to answer it. चीज़ टिपिकल होगी तो मैं आपको व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज भेज दूंगा. दैट्स द नॉर्मली द वे विच आई यूज़ एक्चुअली. कोई एक्सप्लेनेशन अगर होता है तो मैं ऑडियो मैसेज से उसे समझा देता हूँ. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर थिंग and hope that you like these particular lectures and these revision sessions. I hope these were useful to you, and I will also appreciate if you can pass this message all to your friends. In fact, we run our classes across 62 cities in India, wherein I basically take lectures for financial reporting, accounting standards and accounts. We've also done a recent tie-up with Deepak Gupta sir in Delhi. और DG Education के माध्यम से we have also extended our reach to 25 more centers. So hope if you like our lectures, you will recommend your friends for our batches in any of these centers. God bless you and wish you all the very best for your exams. Thank you.